मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि क्या इस दुनिया में भूत हैं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हम इंसानों पर अपना इफेक्ट डालती हों? बेशक आप में से बहुत लोगों का जवाब ना भी हो सकता है और हाँ भी हो सकता है, लेकिन मैं यकीन मानता हूं आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपका चाहे जो भी जवाब हो वो बदल जाएगा और आप इन सब में विश्वास करने लग जाएंगे। जी हाँ, जब कोर्ट को खुद यहाँ भूतों से लड़ना पड़ा, जब कोर्ट में खुद भूत अपनी डिफेंस में उतरा, तब क्या हुआ, एक ऐसा केस मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, यहाँ क्योंकि एक छोटे से लड़के में 40 से ज्यादा भूतों ने अपना घर बसा लिया था। क्या हुआ था इस कहानी में सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस पूरे केस की शुरुआत होती है अमेरिका के कनेटिकट के पास बने एक छोटे से शहर से। जी हाँ, इस शहर के अंदर जूडी ग्लेड्जल नाम की एक महिला के काफी सारे बच्चे थे और इसका पति भी था और ये पूरा परिवार अपने इस घर में रहा करता था। लेकिन इनको अपने परिवार में तरक्की करनी थी और इन्हें शहर में शिफ्ट होना था, तो एक कनेटिकट में यानी कि एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर इनके पास कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मजबूरन इनको यहाँ पर एक रेंटल प्रॉपर्टी लेनी पड़ी और यहाँ इनको एक बढ़िया सा घर पसंद भी आ गया। पूरी फैमिली वहां जाकर उस घर को देख भी आई, पसंद भी कराई, सब कुछ फाइनल हो चुका था, रेंट पे किया जा चुका था। अब इनको यहाँ पर अपना वो घर नए वाले घर में शिफ्ट करना था, तो इन्होंने यहाँ से अपना सारा तामझाम उठाया और इस नए घर के अंदर जाकर साफ सफाई करने लगे। बाहर, घर के बाहर इनका ट्रक खड़ा था जिसके अंदर सारा सामान था। लेकिन इसी जूडी के काफी सारे बच्चे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे बच्चे थे और इन्हीं बच्चों में एक डेविड नाम का लड़का जो कि सबसे छोटा था और एक डेबी नाम की लड़की जो कि बीच में थी। मैं बाकी के बच्चों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे थे और इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दो का ही ध्यान रखिए, एक डेबी और डेविड। डेबी बीच की थी और डेविड सबसे छोटा लड़का था घर का। और यहाँ जब डेविड इस घर के अंदर पहली बार पहुंचा, जब उसके माता पिता और बाकी सारे भाई बहन इस घर की साफ सफाई कर रहे थे, इधर उधर सब बिजी थे, तभी डेविड इस घर के अंदर मुआयना ले रहा था कि ये घर कैसा है। वो इस घर के साथ अपनी जान पहचान कर रहा था और तभी उसे एक बहुत ही अजीब रूप से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह थी कि वो बूढ़ा आदमी सिर्फ डेविड को ही दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। वो बूढ़ा आदमी डेविड को ये समझा रहा था कि तुम्हें इस घर के अंदर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, अगर शिफ्ट हुए तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार का बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है, अब तुम इसे कैसे लोगे, क्या तुम इस घर में शिफ्ट होगे, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। ये सब बातें उस छोटे से बच्चे डेविड को वो बूढ़ा आदमी समझा रहा था। अब यहाँ डेविड इन सब बातों से डर गया और सीधा अपने माँ के पास आया और समझाने लगा कि माँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, एक बूढ़ा आदमी मुझे आके बोल कर गया है कि मुझे इस घर के अंदर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो प्लीज आप इस घर के अंदर शिफ्ट मत हो। अब उसकी माँ, जिसके हाथ में तामझाम है, सारा साफ सफाई कर रही है वो, और उसका पिता साइड में ही उसके साथ हेल्प करवा रहा है। जब उन दोनों ने उसकी ये बात सुनी तो लगा कि ये शायद मूर्ख हो गया है और हो सकता है कि वो अपने पुराने वाले घर को याद कर रहा हो और नए घर में शिफ्ट ना होना चाहता हो और ऐसी ऐसी बातें बना रहा हो। इसी वजह से उनके माता पिता ने डेविड से कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे और तुम अभी साइड हो जाओ, हमें साफ सफाई करने दो। जी हाँ, उन दोनों ने डेविड की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर जितनी कहानी मैंने आपको डेविड की बताई है, उसे सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि ये बच्चा इस नए घर में शिफ्ट नहीं होना चाहता और इसीलिए ये अपनी कहानियां बता रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही डेविड के माता पिता को भी लगा था, लेकिन जल्दी ही उनको भी पता लग गया था कि डेविड कितना सीरियस था और जल्दी ही अब आपको भी पता लग जाएगा कि असल में डेविड ने उस टाइम पर किससे बातें करी थी और किसने आकर डेविड को कहा था कि उन्हें यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। खैर, अब ये सब कुछ बातें उसके माता पिता भूल चुके थे और उन्होंने अपना सारा तामझाम अब इस नए घर के अंदर शिफ्ट कर दिया था और सब अब यहाँ बाबूजी बनकर बैठे हुए थे, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो था डेविड। डेविड यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और देखते ही देखते शिफ्ट होने के सिर्फ 2 हफ्तों बाद डेविड बहुत गंदी तरह से बीमार पड़ गया और उसके माता पिता उसका अच्छे से ध्यान रख रहे थे, डॉक्टर्स को बार बार घर पर बुला रहे थे, उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे थे, लेकिन डेविड की हालत में सुधार नहीं हुआ। सुधार होता कैसे, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उसकी अभी तक बीमारी को ही पकड़ नहीं पा रहा था कि असल में डेविड के साथ क्या हो रहा है। उसका बार बार बीपी लो हो जाता, हाई हो जाता, उसके पेट में दर्द रह रहा था, लूज मोशन से उसको रह रहे थे और बुखार तो टूट ही नहीं रहा था। अब यहाँ उसके माता पिता उसे देखकर फिर भी बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन यहाँ तक भी उन्हें नहीं लग रहा था कि इसके पीछे
कुछ और हो सकता है। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा जस्ट नॉर्मली बीमार है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे जैसे 2-4 दिन और बीते तब यहाँ हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे, क्योंकि डेविड जो कि बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे ही वो बहुत बहुत अजीब तरह से बोलने लग जाता। और बोलता भी कैसे, जैसे कोई घुर्रा रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, जैसे उसके अंदर कोई और बैठा हो, क्योंकि वो अपनी आवाज में नहीं बोलता था। और एक बार तो उसने ऐसे ही लेटे लेटे ही लैटिन भाषा का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और जबकि उसने कभी लैटिन भाषा सीखना तो छोड़िए, कभी सुनी तक नहीं थी, तो उसके दिमाग में लैटिन भाषा आखिर आई कहां से? ये मेरा सवाल आज भी है। सोचकर देखिए, आपके घर का बच्चा एकदम से लेटे लेटे ही ऐसे कोई और भाषा बोलना शुरू कर दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। इसके बाद यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगा हालातों को और ज्यादा बिगड़ने में। जी हाँ, हालात इस तरह से बिगड़े कि रातों को डेविड के कमरे से बहुत बहुत गंदी तरह से खटपट की आवाजें आने लगी थी। जब जाकर उसके माता पिता वहां देखते तो डेविड का कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ होता और डेविड यहाँ अपने बेड से नीचे गिरा होता, जबकि वो बीमार था और हिल डोल भी नहीं सकता था। खैर, उसके माता पिता वापस उसे उठाकर अपने बेड पर रख देते थे और उन्हें लगता था कि जस्ट ये करवट लेते टाइम नीचे गिर गया होगा और उसके हाथ से सामान इधर उधर हो गया होगा। कोई बात नहीं, डेविड को वापस सुला दो और खुद भी सोने चले जाओ। ये सब कुछ कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन तब सब हैरान हो गए जब वो सुबह उठकर देखने लगे कि डेविड के शरीर पर बहुत अजीब तरह से चोटों के निशान हैं। उसके शरीर पर जगह जगह ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खरोचा हो, किसी ने उसके ऊपर धारदार हथियार से कोई खास नहीं लेकिन खरोच देने वाले हमले किए हों। अब ये हमले कौन कर रहा था? ये उसके शरीर पर जख्म कैसे बन रहे थे? ये सब कुछ देखकर उसके माता पिता और ज्यादा परेशान हो गए। सबको बुरा तब और ज्यादा लगा जब ये चोट के साथ साथ अब डेविड ने बोलना भी बंद कर दिया था। जी हाँ, पहले वो अलग अलग भाषाओं में बोल रहा था और घुर्रा रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ हिसिस निकाल रहा था, मतलब कि ऐसी ऐसी आवाज़ें ही अपने मुंह से निकाल रहा था। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा था। अगर उसको कुछ चाहिए भी होता तो भी वो इशारों में ही बताता। इसके अलावा अगर वो कुछ भी मन से अपने कुछ शब्द निकालने की कोशिश करता तो वो सिर्फ बाइबल के कुछ खास पैसेजेस होते थे, कुछ पहराज होते थे, उनके बारे में ही वो सिर्फ बोल पाता था। और इसके अलावा जॉन मिल्टन की जो बुक थी द लॉस्ट पैराडाइज, उसके बारे में वो कुछ बोल रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि एक 10-12 साल का लड़का जिसने कभी इस बुक का नाम तक ना सुना हो, उसको कैसे पता होगा कि इस लॉस्ट पैराडाइज नाम की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, और वो कैसे किसी को समझा सकता है कि आप इस पेज पर जाकर ये लाइन पढ़ो और ये लाइन देखो, ये दुनिया की सच्चाई है। और ये सब कुछ होने के बाद उसके माता पिता ने डेविड की बातों को बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। अब उनको सच में लगने लगा था कि उनके बेटे ने असल में किसी बाहरी दुनिया की शक्ति के साथ कांटेक्ट किया है और जरूर वो उसे बातें करते हैं। अब वो सामने बैठकर डेविड के उसे पूछने लगे कि बता आखिर तेरे साथ हो क्या रहा है, कौन तेरे साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ उसने बताना स्टार्ट किया कि मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी कांटेक्ट में है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा गुस्सैल लगता है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा गहरी हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैं। उसके सिर के ऊपर 2 सींग हैं और वो हमेशा मेरी तरफ घुर्राता रहता है और वही मुझे कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब ये बातें उसके माता पिता ने सुनी तो वो समझ चुके थे कि ये लड़का यानी कि डेविड डीमन से पोसेस्ड हो चुका है। जी हाँ, उसके ऊपर डीमंस का साया जो था वो आ चुका था। अब यहाँ डेविड की माता पिता तो इस मामले में डेविड की कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, तो वो सीधा अपने लोकल आसपास के कनेटिकट में जितने भी चर्च मौजूद थे वो उन सभी चर्चेस में गए और वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो फादर्स हैं, उन सभी को जाकर रिक्वेस्ट करी, अपने बेटे की फोटोज दिखाई, उसकी बातें बताई कि ऐसे ऐसे वो कर रहा है, आप प्लीज आकर यहाँ उसका एक्सॉर्सिज्म कर दीजिए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि एक्सॉर्सिज्म की कहानियां मैंने आपको पहले भी बताई हैं। अब जब मैंने आपको बताई हैं तो ऑब्वियसली वहाँ तो उन्होंने ये सब कुछ सुन ही रखा था कि एक्सॉर्सिज्म करना बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और कई बार इससे बच्चों की जान भी चली जाती है, जैसा कि एनालिस मिशेल के साथ हुआ था। मैंने आपको इसकी कहानी बताई है। तो यहाँ जैसे ही उसके माता पिता किसी भी चर्च में जाकर किसी भी फादर को समझाते कि उनके बेटे का एक्सॉर्सिज्म कर दीजिए, उसका बेटा जो है वो अलग अलग शक्तियों से पीड़ित हो चुका है और ऐसा ऐसा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ सभी चर्चिज़ के फादर जो थे, सभी चर्चिज़ के लीडर जो थे वो मना करने लगे। सिरे से वो मना कर देते कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आप प्लीज़ किसी और के पास जाकर करवा लीजिए। अब कहीं और से मदद ना मिलती देख ग्लेड्जल परिवार यानी कि जूडी और उसका पति सिर्फ एक ही उम्मीद लगाकर बैठे थे और वो थी एड और लॉरेन वॉरेन की।
जी हाँ, यही दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस दुनिया में डीमंस के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा पता था और यहाँ ग्लेड्जल परिवार ने भी इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा सुन रखा था। इसी वजह से ग्लेड्जल परिवार इकट्ठा होकर यहाँ एड और लॉरेन के पास आया और उनके सामने पूरी कहानी रखी कि ऐसे ऐसे डेविड जो है उनका लड़का है और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब मैंने एड और लॉरेन का नाम लिया तो ऑब्वियसली आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आया होगा, क्योंकि आप में से जिसने भी कॉन्जरिंग सीरीज देखी है, कॉन्जरिंग मूवी की सीरीज देखी है, उनको पता होगा कि एड और लॉरेन कौन है। जी हाँ, वो सिर्फ मूवी के ही कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी एड और लॉरेन वारन एग्जिस्ट करते थे और अमेरिका के कनेटिकी के पास ही रहा करते थे। खैर, अब ग्लेड्जल परिवार के रिक्वेस्ट करने पर एड और लॉरेन अब यहाँ उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही वो घर में अंदर घुसे, डेविड को तो उन्हें अभी तक देखा भी नहीं था, जस्ट वो जैसे ही घर के अंदर घुसे उन्होंने ये बता दिया था कि हो ना हो इस घर के अंदर बहुत बुरी बुरी शक्तियां मौजूद हैं। और जैसे ही वो डेविड से मिले और डेविड से मिलने के बाद इन दोनों ने एक ऐसा क्लेम किया जिसे सुनने के बाद ये जो केस था डेविड का पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। जी हाँ, यहाँ एड और लॉरेन ने बताया कि यहाँ डेविड एक नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा अलग अलग शक्तियों से पीड़ित है और वो 40 से ज़्यादा शक्तियाँ इसके शरीर के अंदर हैं और वही सब आपस में अंदर लड़ाइयाँ कर रही हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली होकर डेविड के शरीर के ऊपर कंट्रोल लेगा। ये बात सुनकर ग्लेड्जल परिवार को ये समझ आ चुका था कि अब उनके बेटे को बहुत जल्दी एक्सॉर्सिज्म की जरूरत है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एड और लॉरेन थे ये खुद एक्सॉर्सिज्म नहीं करते थे, मतलब कि इनको भी कोई फादर या फिर कोई चर्च का लीडर चाहिए था जो इस एक्सॉर्सिज्म को अंजाम दे सकता था। और ये वहीं लोकल चर्चेज में गए और उन्होंने पता नहीं कैसे किसी फादर को यहाँ मना लिया डेविड का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, जबकि उसी फादर के पास पहले ग्लेड्जल परिवार भी गया था अपनी रिक्वेस्ट लेकर कि प्लीज आप डेविड का एक्सॉर्सिज्म कर दीजिए। लेकिन यहाँ पता नहीं उन्होंने क्या कहा उस फादर को कि एड और लॉरेन के कहते ही वो फादर मान गया। खैर, अब यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म की तैयारियां शुरू की गई। वो फादर, एड और लॉरेन और उसके एक असिस्टेंट यहाँ घर पर आए डेविड के और अब यहाँ कम से कम 3 एक्सॉर्सिज्म डेविड के ऊपर किए गए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कोई भी एक्सॉर्सिज्म सफल नहीं हुआ। हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, बल्कि कुछ ना कुछ बिगड़े ही थे। खैर, अब फाइनल एक और एक्सॉर्सिज्म किया गया और ये एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा और इस एक्सॉर्सिज्म की सहायता से ही डेविड के शरीर से वो सभी शक्तियां निकाल दी गई। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये सब कुछ उतना ईजी नहीं था। जी हाँ, अब यहाँ पर आप डेविड को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ग्लेड्जल परिवार के सिर्फ 2 बच्चों का ध्यान रखना है, एक डेबी और एक डेविड। डेबी जो थी वो इस घर के बच्चों में बीच में थी, मतलब कि उसका जन्म बीच में हुआ था। उससे छोटे भी थे, उससे बड़े भी थे। और इसी डेबी का एक बॉयफ्रेंड था और उस बॉयफ्रेंड का नाम आर्ने शायन जॉनसन था। ये आर्ने शायन जॉनसन वैसे तो कनेटिकी में इन लोगों के घर के पास ही रहा करता था, लेकिन जब डेबी ने उसे अपने भाई की हालत के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे उसके भाई के साथ ये सब हो रहा है और उसका एक्सॉर्सिज्म करने वाले हैं, तो उससे रहा नहीं गया और वो यहाँ डेबी के घर ही शिफ्ट हो गया। और उसने उसके माता पिता से रिक्वेस्ट करी कि मैं डेविड का पूरा ख्याल रखूंगा, मैं डेविड की मदद करूंगा और आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। जी हाँ, ये तब की बातें हैं जब एक्सॉर्सिज्म डेविड का नहीं हुआ था। और अब यहाँ पर आर्ने डेबी के घर पे यानी कि डेविड की फैमिली के घर पे शिफ्ट हो चुका था और उन सब के साथ अब बीच में ही रह रहा था। मुझे डेबी और आर्ने के रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया। सिर्फ इतना ही पता था कि वो जस्ट काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और यहाँ ग्लेड्जल परिवार को ये सब कुछ पता था कि डेबी ऐसे ऐसे आर्ने को डेट कर रही है। वो टाइम था मई 1980 का, जब ये आर्ने डेविड के घर पे शिफ्ट हुआ था और डेविड के साथ रहने लगा था, उसका ध्यान रखता था। डेविड को भी उसके साथ रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि 3 एक्सॉर्सिज्म यहाँ पर हो चुके हैं और अभी भी डेविड के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब उसे यहाँ गुस्सा आ गया। जी हाँ, आर्ने अब यहाँ गुस्सा हो चुका था और वो एड और लॉरेन से रिक्वेस्ट करने लगा कि आप चाहे जो मर्जी करिए लेकिन यहाँ डेविड को ठीक करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक और फाइनल एक्सॉर्सिज्म प्लान करते हैं और ये एक्सॉर्सिज्म अब की बार बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पर अब आर्ने ने रिक्वेस्ट करी उन सब से कि वो भी इस एक्सॉर्सिज्म के बीच में खड़ा होगा और वो देखेगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो सभी के कहने पर यहाँ एड और लॉरेन मान जाते हैं कि ठीक है आर्ने, तुम भी हमारे साथ खड़े हो सकते हो। और फाइनली एक्सॉर्सिज्म में जब एक्सॉर्सिज्म चल रहा था और यहाँ से
वो जो फादर था वो रिक्वेस्ट कर रहा था सभी डेमंस की शक्तियों से और उनसे बाहर निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी यहाँ आर्ने बीच में बोल पड़ा और उसने यहाँ सभी डेमंस की शक्तियों से रिक्वेस्ट करी कि अगर आपको कोई शरीर ही चाहिए है, अगर आपको कोई बॉडी ही चाहिए है इस दुनिया में रहने के लिए, तो बेचारे इस डेविड के शरीर से निकल जाओ और उससे निकलकर मेरे शरीर के अंदर आ जाओ। जी हाँ, आर्ने यहाँ बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था उन डेमंस को कि वो उसको शरीर को छोड़कर मेरे शरीर के अंदर आ जाओ, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। डेविड ठीक हो चुका था, उसके शरीर से सारी शक्तियां निकल चुकी थी और यहाँ अब आर्ने की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब जैसे ही एड और लोरेन ने देखा कि डेविड ने एक्सोर्सिज्म के बीच में सब कुछ बोल दिया है, तो यहाँ वो उसे एक बचकानी हरकत कहने लगे। जी हाँ, आर्ने की उम्र उस टाइम पर सिर्फ 19 साल की थी और उसे नहीं पता था कि ये कितना भयानक हो सकता है उसके लिए। एड और लोरेन ने बैठाकर उसे समझाया कि जो तुमने बोला है वो अगर सच हो गया तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ आर्ने ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूंगा कौन से डेमंस आते हैं। अब यहाँ डेविड ठीक हो चुका था तो आर्ने ने सोचा कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ डेबी ने उसे रिक्वेस्ट करी कि वो भी उसके साथ एक नए घर में शिफ्ट होना चाहती है। तो यहाँ डेबी और आर्ने पास ही में एक रेंटल प्रॉपर्टी में एक साथ रहने लगे। लेकिन यहाँ डेबी ने बताया कि आर्ने के अंदर बिल्कुल वही सारे सिम्टम्स अब आने लगे थे जो कि वो अपने भाई डेविड में देख रही थी। वो रात को उठ उठ कर बहुत जोर से घुर्राने लग जाता, ऐसे छ की आवाजें निकालता और इन्हीं आवाजों में बात कर रहा था और बहुत अजीब अजीब मंत्र टाइप कुछ बोलता, बहुत अजीब अजीब भाषाओं में। वो अजीब अजीब बातें करता डेबी से और बाद में उन बातों को भूल भी जाता। और अब यहाँ एड और लोरेन जब आर्ने से मिलने गए और उसकी हालत देखी तो वो समझ गए कि यहाँ जिसका डर था वही हुआ। उसने एक्सोर्सिज्म के दौरान शैतानों से बातें करी और वो सभी शैतान अब उसके शरीर में बैठे हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं कि कौन इस शरीर का कंट्रोल लेगा। बेशक अब यहाँ एड और लोरेन को पता था कि आगे यहाँ क्या होने वाला है। अगर वो चाहते तो यहाँ इसका भी एक्सोर्सिज्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो जस्ट पुलिस के पास गए और यहाँ उनको वार्न कर दिया कि देखिए इस लड़के के अंदर कुछ गलत शक्तियां हैं और आप इस पूरे परिवार के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, ये कुछ भी गलत कर सकते हैं। उनको चेताया गया था पहले से ही कि आप प्लीज टाइम टाइम पर इन घर के अंदर जाकर उनकी हालातों का जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस वाले पेट्रोल सूंघ कर नशे में थे और उन्होंने उस नशे में कहा कि ठीक है हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन जैसे ही वो नशा उतरा वो भूल गए थे कि उन्हें यहाँ ग्लेड्जल परिवार के अंदर थोड़ी बहुत ताका झाकी करनी है और देखना है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। यकीन मानिए 4 महीनों का समय बीत गया और इन 4 महीनों में एक बार भी पुलिस वाले ग्लेड्जल परिवार के पास नहीं आए और उनसे पूछा नहीं कि आखिर क्या हालचाल है उनका, जबकि उनका ये केस जो था ग्लेड्जल परिवार का पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। एड और लोरेन ने भी यहाँ ग्लेड्जल परिवार को वार्निंग दी थी कि आप प्लीज खुद को थोड़ा संभाल कर रखिएगा क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से एड और लोरेन की जो ये वार्निंग्स थी ये बहुत कम पड़ गई जो आगे हुआ। जी हाँ, अब यहाँ कुछ बहुत गंदा होने वाला था। जी हाँ, आप अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि कोर्ट ने भी यहाँ पर उस भूत की गवाही देखी, सब कुछ देखा। मैंने आपको क्यों कहा था? क्या किसी के अंदर कोई शक्ति आ जाना कोई क्राइम है? मेरे ख्याल से तो कोई क्राइम नहीं है, ये तो सब कुछ नेचुरल है, अपने आप होता है, कोई चाह कर नहीं करवाता। तो ये सारा केस कोर्ट में कैसे पहुंचा, कैसे यहाँ किसी की गिरफ्तारी की गई और कैसे सब कुछ यहाँ परफेक्टली अंजाम दिया गया था। तो यहाँ दिन आया 16 फरवरी 1981 का। जी हाँ, ये वो दिन था जब ग्लेड्जल परिवार का जो आने वाला भविष्य था वो सारा का सारा बदलने वाला था। असल में डेबी एक स्टोर में काम किया करती थी, मतलब कि वो रह तो रही थी आर्ने के साथ ही साइड में एक रूम लेकर, और वो एक स्टोर में काम किया करती थी। और इस स्टोर के अंदर जो पालतू जानवर होते हैं उन जानवरों के जो बाल वगैरह कट करते हैं उस स्टोर में काम किया करती थी। और ये परफेक्ट एक सलून मास्टर हम कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कि जो पेट्स के जो बाल काटते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बट ये परफेक्ट थी उस काम के अंदर। और ये बहुत सारे आसपास के लोगों के जो पेट्स थे उनके बाल वगैरह कट करा करती थी और ये अपने उस स्टोर में काम किया करती थी आराम से। तो यहाँ उस दिन भी से 16 फरवरी 1981 के दिन भी इसे अपनी नौकरी पर जाना था सुबह सुबह। तो यहाँ जाने से पहले वो आर्ने के पास गई और कहा कि ठीक है तुम आराम से लेटो बैठो, तुम्हें घूमने जाना हो तो बाहर चले जाना, मैं यहाँ अपनी नौकरी पर जा रही हूँ। तो आर्ने ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ आज, और हो सकता है तो शाम तक हम जल्दी फ्री हो जाएंगे और बाहर आज खाना वाना करेंगे। तो यहाँ डेबी ने कहा ठीक है अगर तुम चलना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो। और यहाँ अब
आर्ने डेबी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब डेबी और आर्ने घर से निकले तो उन्होंने सोचा कि एक बार मम्मी पापा से भी मिलते चलें। तो यहाँ डेबी अपने घर में घुस गई। उसके सारे भाई बहन वहीं पर मौजूद थे और यहाँ डेबी ने बताया जब सबको कि वो नौकरी पर जा रही है, तो उसके भाई बहन भी तैयार हो गए उसके साथ जाने के लिए। अब एक बंदे की नौकरी है और यहाँ जाने वाले अब 10 के आसपास हो चुके थे। तो सभी के सभी अब जाने के लिए तैयार थे, सभी के सभी वेले बैठे हुए थे और काम धंधा था नहीं उनको भी कोई, तो सभी बोले चलो हम भी साथ चलते हैं। तो यहाँ अब डेबी की नौकरी पर डेबी के साथ साथ 9-10 बच्चे और निकल पड़े। खैर वो स्टोर पर पहुंचे। जो स्टोर का मालिक था उसने सभी का वेलकम किया और सभी अब अपने अपने काम में जुट गए थे। सभी एक दूसरे के पेट्स को देख रहे थे और वहाँ कुछ नया ही सीख रहे थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और तब हुआ लंच टाइम, जब उस स्टोर के मालिक ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि आ जाओ मैं सभी के लिए खाना वाना लेकर आया हूँ। तो यहाँ सभी बच्चे अब इकट्ठा हो गए और खाना वाना खाने लगे। यहाँ उस दुकान के मालिक का नाम एलन था। अब यहाँ एलन जैसे ही सभी बच्चों को इकट्ठा करके अपने पास लेकर आया तो उसने सभी को खाना दिया और वो सभी बच्चे तो खाना खा रहे थे लेकिन वो साइड में बैठकर दारू पी रहा था। अच्छे पैग मारे उसने, अकेला ही मार रहा था और मारते मारते उसकी नज़र मैरी के ऊपर पड़ी। अब ये मैरी कौन थी? तो मैरी असल में डेबी की ही एक छोटी बहन थी जिसकी उस समय उम्र सिर्फ 9 साल की थी। अब यहाँ वो पैग मारते मारते मैरी को देख रहा था और एकदम से उठा और मैरी के पास गया और उसने कहा आ जाओ मैरी, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब यहाँ वो मैरी को अपने साथ ले गया और उसके साथ आई थिंक छेड़खानी करी, क्योंकि मुझे यही पता चला। तो यहाँ मैरी के साथ छेड़खानी करने के बाद मैरी वहाँ से भागकर अपनी बहन के पास आई और ऐसे ऐसे सब कुछ उसे बताया कि ऐसे ऐसे ये जो एलन है मेरे को ऐसे ऐसा कुछ बोल रहा है, मेरे को टच कर रहा है। तो यहाँ डेबी को अब यहाँ कंट्रोल करना चाहिए था सब कुछ, लेकिन उसने कंट्रोल नहीं किया और कहा कि ठीक है आज एक काम करते हैं, सभी के सभी जल्दी बाहर निकल लेते हैं और जल्दी अपने घर चले जाते हैं। तो सभी के सभी अब वहां से उठकर अपने घर जाने लगे। यहाँ आर्ने भी मौजूद था और डेविड भी मौजूद था। तो सभी जैसे ही बाहर निकलने लगे तो उस एलन ने यानी कि दुकान के मालिक ने मैरी को पीछे से पकड़ लिया, सभी के सामने पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि मैं मैरी को बाद में उसके घर छोड़ जाऊंगा, तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ। लेकिन यहाँ सभी उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं मैरी हमारे साथ ही जाएगी। अब सभी तो रिक्वेस्ट कर रहे थे एलन से कि तुम मैरी को छोड़ दो, लेकिन आर्ने रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था। जी हाँ, वो देख रहा था कि ये आखिर करता क्या है और उसने देखते देखते ही साइड में पड़ा हुआ एक धारदार चाकू उठाया और चाकू उठाते ही सीधा एलन के ऊपर ऐसे हवा में ही कूदा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मूवी चल रही हो, क्योंकि वो एकदम से उड़कर एलन के ऊपर गिरा था और जैसे ही वो उड़कर एलन के ऊपर गिरा, एलन सीधा नीचे जाकर गिरा और वो अब एलन के ऊपर बैठा था। उसने जस्ट एक हाथ से एलन का गला दबाया और दूसरे हाथ से 5 बार उसके छाती में वार किए और यहीं पर ऑन द स्पॉट दिल के अंदर चाकू लगने से एलन की मौत हो चुकी थी। ये कांड करने के बाद ये पूरा जो बच्चों का ग्रुप था बहुत ज़्यादा डर गया। ये सारे अपने घर की तरफ भागने लगे, सिर्फ आर्ने को छोड़कर। आर्ने वहाँ दुकान से बाहर निकला और सीधा पास ही मौजूद जंगलों में गया। अब तक यहाँ पुलिस को खबर लग चुकी थी कि ऐसे ऐसे एक मर्डर हो गया है, दिन दहाड़े वो भी, और पुलिस ने एलन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पास ही के हॉस्पिटल में भिजवाया और अब यहाँ वो आर्ने को ढूंढ रही थी। आर्ने किसी को नहीं मिल रहा था। आर्ने को ढूंढने के लिए यहाँ ग्लेडजल परिवार का घर खंगाला गया, लेकिन आर्ने वहाँ मौजूद नहीं था। और जैसे ही पुलिस वहाँ से अपनी छानबीन करके बाहर निकल रही थी तभी उनको आर्ने सामने से आता हुआ दिखाई दिया और अब यहाँ उन्होंने आर्ने को झप लिया था। कांड करने से पहले पुलिस को यहाँ चेताया गया था कि ये बच्चा खतरे में है, ये औरों के लिए भी खतरा बन सकता है, लेकिन नहीं, सिस्टम सेट था उनका भी और इसी सिस्टम सेट के नशे में उनको कोई अंदाजा नहीं था कि ये मर्डर भी कभी हो सकता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पुलिस ने आर्ने को गिरफ्तार किया, वो पूछने लगा पुलिस से कि आखिर तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। अब यहाँ पुलिस वाले भी उसके तरफ देखने लगे, अच्छा बाबूजी आपको तो पता ही नहीं है हम आपको क्यों उठा रहे हैं। तो यहाँ उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए और बाबूजी को बैठाया और बाबूजी से पूछने लगे कि हाँ जी बताओ आपने मर्डर क्यों किया। अब वो एक्टिंग करने लगा, एक्टिंग कर रहा था या फिर सच बोल रहा था ये आपको आगे पता लगेगा। वो यहाँ सबको बोलने लगा कि मुझे कोई मेमोरी नहीं है, मुझे कोई याद नहीं है कि मैं कैसे तो जंगलों में पहुंचा और क्या मैंने किसी का मर्डर किया है, मेरे हाथ पर खून कैसे लगा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे हाथ से क्या हुआ है, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पुलिस वालों ने उसे समझाया कि आखिर तू करके क्या आया है। और ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ आर्ने बोलने लग गया कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अगर किया भी है तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ पुलिस ने चार्जशीट बनाई आर्ने के ऊपर
और उसको कोर्ट में पेश किया। लेकिन यहाँ बीच में ही सारा कुछ ये दोबारा से दुनिया के अंदर फैल चुका था कि एक ऐसे आर्ने नाम के लड़के ने और एक मर्डर कर दिया है और उसे कुछ पता भी नहीं है कि उसने मर्डर किया है। खैर, अब यहाँ जूडी ग्लेडजल यानी कि डेविड की मां निकलकर सामने आई और उसने यहाँ बयान दिया कि बेशक ये मर्डर आर्ने के हाथ से हुआ हो, लेकिन ये करवाया किसी डेमन ने है। जी हाँ, उसने कहा कि ये पूरी जो दुनिया है ये डेमन के हाथों से कंट्रोल होती है। आप खुद देख लीजिए कितने क्राइम होते हैं, कितनी ड्रग्स वगैरह यहाँ बेची जाती हैं दुनिया में, कितने तरह के गलत काम यहाँ किए जाते हैं और सभी के सभी एक गलत काम डेमन कंट्रोल करता है जो कि इन सब के ऊपर बैठा हुआ है। एड और लॉरेन को दोबारा से छपा गया और उनसे पूछा गया कि हाँ जी बताइए ये सब क्या है। तो यहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया कि बेशक यहाँ मर्डर आर्ने ने किया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं और वो शक्तियां ही आर्ने को मजबूर करती हैं ऐसा कुछ करने के लिए। खैर, जब यहाँ पर आर्ने को कोर्ट में पेश किया गया तो पूरे अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार था जब डिफेंस की जो टीम थी वो यहाँ डेमोनिक पोजेशंस वगैरह के जो वर्ड्स थे, ऐसे कुछ वर्ड्स थे, वो यूज़ कर रही थी आर्ने को बचाने के लिए। जी हाँ, आर्ने के वकील यहाँ जज को समझा रहे थे कि यहाँ शैतानों की जो शक्तियाँ हैं वो आर्ने के अंदर हैं और वही इससे सब कुछ करवा रही है। लेकिन जज ने उन्हें रिप्लाई में कुछ और बोलने के बजाय बहुत अच्छी और प्यारी सी गालियाँ दे दी। और ये गालियाँ सुनते ही वो वकील समझ गए कि ये जो जज है ये मानेगा नहीं कि ये सब चीज़ें इस दुनिया में होती हैं। और बेशक कोर्ट हमेशा सबूतों पर निर्भर रहता है, अगर सबूत कोई है तो वो लेके आओ और जज के सामने पेश करो, तब तो जज माने। ये कहीं सुनी बातों में जज विश्वास नहीं करता, कोर्ट विश्वास नहीं करती। जैसे ही यहाँ आर्ने का ट्रायल शुरू हुआ तो यहाँ लोगों ने इस केस को डेमन मर्डर ट्रायल का नाम दे दिया और ये केस उसी के नाम से 80 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। और सब कुछ यहाँ अब कोर्ट के सामने शक्तियों के बिहाफ पर रखा जा रहा था। अब यहाँ वकील बहुत बार जज से गालियां खा चुके थे, बार बार अपनी बेइज्जती करवा कर वो थक चुके थे, बार बार वो नहीं चाहते थे कि इन डेमन्स का नाम लिया जाए कोर्ट रूम में। तो यहाँ उन्होंने अब अपना पासा पलटा और वो अब कोर्ट के सामने कहने लगे कि यहाँ बेशक आर्ने ने मर्डर किया है, हम ये मानते हैं आर्ने के हाथ से मर्डर हुआ है, लेकिन उसने ये मर्डर अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। उनको पता था कि ये चीज़ प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनको ये भी पता था कि यही एक मात्र तरीका है आर्ने को जेल से बाहर निकालने का। अब ये चीज प्रूव करने के लिए आर्ने के वकीलों ने आर्ने का पास्ट खंगाला और उसके सारे रिकॉर्ड जो थे, उसके एकेडमिक जो थी, डिग्रीज जो थी, वो सारी उठाकर लेकर आए और कहा यहाँ कोर्ट को कि देखिए कितना पढ़ाकू बच्चा है, इसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं और एक बच्चा ऐसा काम क्यों करेगा, उसने जरूर अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। ये चीज काम कर गई और यहाँ आर्ने नॉट गिल्टी प्रूव हुआ। लेकिन नॉट गिल्टी तो प्रूव हो चुका था, पर उस पर मैनस्लॉटर के चार्ज लगाए जा चुके थे और उस चार्ज की वजह से ही यहाँ आर्ने को कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की सज़ा भुगतनी थी। अगर उसका जेल में बिहेव अच्छा हो तो वो 10 साल में ही बाहर निकल जाता और अब उसे ये सज़ा हो चुकी थी और उसे वो काटनी भी थी। लेकिन यहाँ इस पूरी सज़ा का वो आधा भी उसने नहीं काटा जेल में। जी हाँ, सिर्फ 5 साल के अंदर ही वो जेल से बाहर आ गया। सन 1986 में वो जेल से बाहर आ गया था और बाहर आते ही उसने सीधा जाकर डेबी ग्लेडजल से शादी कर ली। सब कुछ यहाँ ओके चल रहा था और अब ये केस धीरे धीरे शांत पड़ता जा रहा था और यहाँ आर्ने अब उन शक्तियों से और ज़्यादा प्रभावित नहीं था। 2007 का समय आ गया। अब तक ये लोग सब कुछ भूल चुके थे, किसी को कुछ ध्यान नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हुआ था। लेकिन 2007 में ग्लेडजल परिवार एक बार फिर से दुनिया के सामने आया और अब की बार उनके हाथों में शिकायत थी और ये शिकायत थी एड और लॉरेन के खिलाफ। जी हाँ, यहाँ उन्होंने एड और लॉरेन को अब कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि जब उनके परिवार के साथ ये सब कुछ हो रहा था तब यहाँ एड और लॉरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अखबारों में खबर देने के बहाने, मैगजीन्स को खबर देने के बहाने, किताबों को आर्टिकल्स देने के बहाने बहुत मोटा पैसा छापा। जी हाँ, उन्होंने ये क्लेम किया कि ना ही उन्होंने ये सब कुछ छापने से पहले इस परिवार की परमिशन ली, ना ही उनसे पूछा। उन्होंने तो हम बेचारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और यहाँ इस मजबूरी से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। ये चीज़ जानते ही एड और लॉरेन सामने आए और कहा
कि हम उनकी मदद कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा। हम जाकर किसी फादर को मना कर लेकर आए, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने जस्ट ये देख लिया कि हमने कैसे पैसे बनाए हैं। अब हमें कुछ पता है और हम वो जाकर प्रेस को बता रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम? जाकर तुम बता लो, हमने तो तुमको उस टाइम पर मना नहीं किया था। तो ऐसी ये केस उस टाइम पर लड़ा गया था और बाद में कुछ नहीं हुआ इस केस में। तो ये कहानी थी डेविड की, डेबी की और आर्ने की। आर्ने का कभी एक्सोर्सिज्म नहीं किया गया था, लेकिन उसके जो डेमन्स थे वो अपने आप ही शांत हो गए थे जेल में रहते हुए। मेरे ख्याल से जेल में जाने के बाद अच्छा शैतान शांत हो जाता है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? खैर, इस केस से जुड़ी हुई 4-5 फोटोज़ हैं मेरे पास, जिन्हें मैं आज रात को मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट साइकेत बिस्वास को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ यार, पॉडकास्ट वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पॉडकास्ट 20th आ चुकी है।